मोटिवेशन किसी भी दुकान पे नहीं बेचता है। वो चीज़ कहते हैं, हमारे खान सर भी कहते हैं कि अगर आप एक बाज या बाज को फंसाते हैं तो पूरा पिंजड़ा उड़ा के लेके जाता है। बम बोल सकते हैं, सुतली बम आती है तो वो उसने लगा दी थी। वो मुस्लिम था। क्रश भी है कोई? ठीक, देखिए किसी चीज़ का अगर आपको डर होता है तो कहीं ना कहीं आप सीरियस भी रह सकते हैं। एक बंदा जब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी है। उन स्टूडेंट को क्या आप मैसेज देना चाहोगे जो आपकी तरह यहाँ पर आना चाहेंगे, नेक्स्ट ईयर टॉपर बनना चाह रहे हैं? रिलेशनशिप और पढ़ाई पॉसिबल है? प्यार और दोस्ती में आप किस साइड रहोगे? आपके लिए लॉयल्टी का मतलब क्या है? जी, लॉयल्टी का मतलब मेरे लिए ये लॉयल्टी केवल रिलेशनशिप में नहीं होती है, और वो प्यार केवल ज़रूरी नहीं किसी एक अदर जेंडर से करें आप। वो चीज़ आपकी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पसंद करते हैं। आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है। और लॉयल्टी का नाम आपको पता ही होना चाहिए। एक आरसीबी फैन बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। आपके अकॉर्डिंग, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से बेस्ट क्या रहता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मानसू यादव, हमारे पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है सीबीएसई बोर्ड से, तो इनके बारे में जानेंगे। नमस्कार अनुभव, कैसे हो आप? पहले तो आपका नमस्कार, और मैं सभी हिमकास्ट शो के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हिमांशु यादव जी ने हमें इस लायक समझा और यहाँ पे बुलाया। अनुभव जी, तो एक क्वेश्चन बताइए, आपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक हासिल की है जी आज, आपको कैसा लग रहा है? जी, काफ़ी अच्छा लगता है। जिस चीज़ के लिए हम पूरी साल से मेहनत करते हैं और वो पल जब आता है तो हर किसी को अच्छा लगता है। मेहनत का फल जब मिलता है काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? जी जी जी। तो थोड़ा आप पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके फादर कहाँ से हैं, आप कहाँ से हो और क्या करते हैं, उसके जी बाद। जी, मेरे जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और मैं बिचमा के पास मेरा एक गांव है, वहीं मैं रहता हूँ। बाकी मैं यहाँ मैनपुरी में रहता हूँ, गांव मेरा बिचमा के आगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी मदर? जी, मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं और बाकी भाई बहन है मेरे घर में। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? जी, फैमिली में सपोर्ट आप सभी को पता होता है कि फैमिली में सपोर्ट पेरेंट्स ही होते हैं। जो कि किसी बच्चे को, कोई बच्चा जब कुछ भी काम करता है तो उसके पीछे पेरेंट्स का ही हाथ होता है। जब आपका रिजल्ट आया था तो आपने चेक किया था या आपकी फैमिली में जी, मैं सही बताऊं तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो उस टाइम मेरा सीयूटी का एग्ज़ाम था, और मैं सीयूटी का एग्ज़ाम दे के नोएडा से आ रहा था। तो मैं आपको बताऊं तो जब मैं सीयूटी का एग्ज़ाम हो गया, 12 बजे रिजल्ट आया था लगभग 12th का। हाँ, 12 बजे। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम भी 12 बजे ओवर हुआ था, हाँ। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त और भी थे, तो उन्होंने बताया कि भाई रिजल्ट आ गया। तो एकदम से तुरंत एजिटेशन होने लगता है। हाँ। तो फिर एक्साइटमेंट भी थी, बट जैसे ही रिजल्ट चेक किया तो फिर मुझे पता चला कि हाँ परसेंटेज काफ़ी अच्छी बनी है। फिर घर वालों ने भी बताया, उन्होंने मुझसे पहले ही चेक कर लिया था, तो फिर पता चला, फिर काफ़ी अच्छा लगा। आपने पहले बताया रिजल्ट, किसको बताया था आपने? जी, सबसे पहले तो मैंने अपने घर पे फ़ोन किया था। हाँ। भैया और दीदी को फ़ोन किया था, उसके बाद पापा को किया था। भैया दीदी का क्या रिएक्शन रहा था जब आपने फ़ोन किया था जी, तब? भैया और दीदी का, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और जब ये रिजल्ट आया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। आप स्टडी करने का आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है स्टडी जी, के लिए? मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक चीज़ होती है, अगर आपका डेडिकेशन अच्छा होता है, यस। यानी कि उसको पाने की जिद जितनी अच्छी होती है, तो मोटिवेशन अपने आप से मिलता है। बिल्कुल। मोटिवेशन किसी भी दुकान पे नहीं बेचता है। सही बात ये है। एक अंदर की तड़प होती है, ऐसा मान लीजिए। जब जुनून। आप, हाँ जुनून होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब अंदर से आपको पता होता है कि भाई 12th है, और बिल्कुल। सभी को पता है 12th के मार्क्स भी मायने करते हैं, भले ही 10th के नहीं करते, तो फिर एक अंदर से ही लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। अब पेरेंट्स जब इतना खर्च करते हैं तो हम स्टूडेंट्स का, हम, मेरा भी नहीं, बहुत से स्टूडेंट है, सभी को यही लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, तो फिर अंदर से एक जुनून होता है। आपकी 10th में भी अच्छी परसेंटेज आई जी, हुई 10th थी? में भी मेरी 96% थी। 96%, जी मतलब शुरुआत से ही टॉपर रहे हो जी स्कूल हाँ, में। कह सकते हैं आप। आपका डेली रूटीन क्या रहता है, जी, मतलब स्टडी का? डेली रूटीन की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है पूरे बिल्कुल। 11 से 12 से लेके। मैंने सीधा ना कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, मैं अच्छा। आपको बता दूँ, ये काफ़ी रेयर होगा। तो मैंने तो भाई यूट्यूब से मैंने पूरी क्लासेस ली हैं, स्कूल जाता था मैं, और उसके बाद मैंने भाई सेल्फ स्टडी की है। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी की बात करूँ, देखो पीसीएम तो थी मेरे पास, तो बिल्कुल। 3 ही सब्जेक्ट मेन होते हैं। हाँ। तो मैंने जो शुरुआती दिन थे उनमें केवल पीसीएम पे ध्यान दिया है। बिल्कुल। तो उन्हें जैसे पीसीएम तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें प्रैक्टिस मांगते हैं, तो मैंने उन्हें 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे, मतलब पूरी 12th जब शुरू हुई थी तो उसी समय से मैंने उस हिसाब से मेहनत की थी। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जागे तो फिर उसमें एक अलग से आया एनर्जी, वो शुरुआत से ही था, तो उस वजह से 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा पीसीएम शुरू से चलता था। बिल्कुल। जी
टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? टाइम मैनेजमेंट देखिए, टाइम मैनेजमेंट की ऐसी चीज़ है कि जैसे कभी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ लिया, जैसे कभी फिजिक्स का कोई चीज़ है, न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े लगा लिए, तो जब पता चलता है कि हाँ इसमें और लगाने चाहिए चैप्टर थोड़ा, या फिर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो हमारा वीक है, तो थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा ही था, जो थोड़ा पोर्शन वीक था उसको ज़्यादा समय दिया, और जो थोड़ा इजी पोर्शन होता था उसको थोड़ा कम समय दे के ओवरऑल बैलेंस करके चलते थे पूरा। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? जी फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा कोई सा नहीं है, आप ऐसे में जज नहीं कर सकते। कोई फेवरेट सब्जेक्ट ही जी नहीं कोई है? फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है मेरा। अच्छा, थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, फ्रेंड्स वगैरह। जी फ्रेंड्स तो मेरे काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंड्स मेरे हैं। क्रश भी है कोई? नहीं ये सब चीज़ भाई आज तक सिंगल ही हूँ मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं। 110%। 10th में आप टॉपर रहे हो और नहीं, लड़कियां तो वो स्कूल बात में। आपकी बिल्कुल ठीक है, 10th हाँ। के बाद टॉपर रहा वो बात ठीक है, लोग भटकाने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ कहते हैं, हमारे खान सर भी कहते हैं कि अगर आप एक बाज या बाज को फंसाते हैं तो पूरा पिंजड़ा उड़ा के लेके जाता है। बिल्कुल तो उसी टाइप का मैं भी था, फंसाने की लोग कोशिश करते हैं, बट हाँ, और ये उम्र भी ऐसी होती है। बिल्कुल। मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, आपकी एज का हूँ, बिल्कुल हाँ। तो ये चीज़ तो सभी में होती है, बट हाँ जब आपको पता होता है कि कुछ करना भी होता है तो फिर इस चीज़ को थोड़ा साइड करना होता है। सबसे फनी मोमेंट क्या रहा आपके स्कूल का? सबसे फ़नी मोमेंट तो मेरे स्कूल का यही रहा कि जब दिवाली थी हमारे मतलब दिवाली थी, तो मेरा एक क्लास में लड़का था, दोस्त भी है, तो उसने क्या किया था, स्कूल में हमारे एक बम लगा, बम बोल सकते हैं, सुतली बम आती है, तो हाँ। वो उसने लगा दी थी। और लगाने के बाद वो मुस्लिम था, तो था क्या कि फिर इंचार्ज हमने, जैसे टीचर आता है तो वो कहता है अच्छा एक चीज़ होती है, बच्चा कसम से डर जाता है कि आप कसम खा के बताइए। हाँ। तो उसने क्या था, भाई वो तो मुस्लिम है, वो तो कसम खा नहीं सकता है। तो फिर उसने कहा मैम मैं तो मुस्लिम हूँ, जबकि काम उसने ही कर रखा था। तो ये एक फ़नी मोमेंट था। अच्छा, बच गया। बच गया भाई। मोबाइल यूज करते हो, कंट्रोल कैसे कर लेते हो मोबाइल को? जो भी चीज़ ऐसा ही। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है हाँ। भाई, मैंने तो जो भी पढ़ाई की है वो मोबाइल से ही की है, और जो मेरा स्क्रीन टाइम रहा है लगभग 11 साढ़े 11 घंटे रहा है। मोबाइल का? जी यूट्यूब का रहा होगा वो। हाँ, वो यूट्यूब, उसमें जो मेजर पोर्शन होता था मेरी क्लासेस का ही होता था, और थोड़ा बहुत अदर एक्टिविटीज़ का भी था, जो मतलब थोड़ा एंटरटेन वगैरह करती थी, उन चीज़ों का था। कभी पढ़ाई के चक्कर में हाइट वीट बढ़ गया हो, ऐसा हुआ है? डर सा लगने लगता है। डर सा, हाँ वो तो बिल्कुल आपकी ठीक। देखिए किसी चीज़ का अगर आपको डर होता है तो कहीं ना कहीं आप सीरियस भी रह सकते हैं। जब आपके अंदर डर भी नहीं होता है, डर को उतना ही रखिए कि हाँ वो आपकी सीरियसनेस तक की लिमिट रहे। तो मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, जहाँ तक उम्मीद है मिलना चाहिए, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ से मेरा फ्यूचर गोल है। उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपकी तरह यहाँ पर आना चाहेंगे, नेक्स्ट ईयर टॉपर बनना चाह रहे हैं? जी टॉपर बनने की बात रही और एक अच्छी परसेंटेज लाने की बात रही, तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक बंदे को खुद पे विश्वास नहीं होता है तो फिर वो कुछ भी काम करे उसका एक मन नहीं होता है ना। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको वो खुद पे विश्वास है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, और खुद पे विश्वास तभी आता है जब आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ होती है, अगर कोई बंदा जैसे मान लीजिए 2 या ढाई घंटे पढ़ लेता है तो फिर आप खुद से उसे लगता है कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ जब ही होती है जब आप थोड़ा पढ़ाई वगैरह को, या जिस फील्ड में आप हैं रेस्पेक्टिव ऑफ पढ़ाई, तो उसमें जब आप टाइम देंगे तो फिर आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो, जी कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, हर एक पर्सन की एबिलिटी अलग होती है। बिल्कुल। अब जैसे मुझे कोचिंग ज़रूरत नहीं पड़ी तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी को भी नहीं पड़ेगी। मेरे साथ भी बहुत से दोस्त थे, उन्होंने ज्वाइन की, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है। बिल्कुल सही क्योंकि भाई हर एक पर्सन की एबिलिटी अलग है, तो अपनी एबिलिटी के स्टूडेंट के अनुसार स्टूडेंट को पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल। मतलब खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो आप कोचिंग लगाइए, इसमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग है, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर आप कोचिंग लगा सकते हैं। आपने अपने नोट्स कैसे बनाए थे? जी नोट्स तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे सभी लोग बनाते हैं, नोट्स तो बिल्कुल वैसे ही थे, बस उन्हें पढ़ने का जो मेन चीज़ होती है वो फिर मेरा थोड़ा सा लगता, बाकी नोट्स तो बिल्कुल सबके नॉर्मल जैसे वैसे ही थे। नहीं, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि टॉपर्स के नोट मिल जाएं तो फ़ायदा हो जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी टॉपर नोट्स
मैं आपको बताऊं, टॉपर जो शब्द होता है वो बनता है रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम टॉपर हैं टॉपर क्या हैं। हैं। हम बिल्कुल जैसे क्लास में किसी में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी 60 बच्चे के जो नोट्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। सेम होते हैं। टॉपर नोट्स कब बनते हैं? जब वो रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता तो वो बाद में फिर वो अलग से आप उसमें फाइंड करते हैं कि हाँ ये टॉपर है तो इसके नोट्स कुछ अलग होते हैं। देखिए नोट्स जहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, बट उन्हें मेन चीज़ होता है उन्हें पढ़ना और उन्हें समझना। वो ही चीज़ उस नोट्स को टॉपर नोट्स बनाती है। बिल्कुल। सही तरीका क्या होता है रिवीजन का? आप जी देखिए, सही तरीका मेरे हिसाब से जो रिवीजन होता है, इस चीज़ को आज के टाइम पे बहुत से लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, रिवीजन बोला जाता है रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए पढ़ लिया आपने, तो जब आप उसका रिवीजन करते हो तो वो चीज़ आपके क्लियर कट माइंड में आ जाती है। तो जब क्लियर कट माइंड में आएगी तो फिर भाई क्वेश्चन बनेगा तो आप तुरंत उसको हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल बट जब रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ कॉन्फिडेंस भी नहीं देगी और फिर आपसे क्वेश्चन वगैरह भी नहीं होंगे। तो रिवीजन बंदे को करना चाहिए। अगर 1 घंटा अगर वो कोई मान लीजिए लेक्चर देख रहा है तो भले ही वो 15 मिनट भी रिवीजन करे तो वो 1 घंटे से ज़्यादा वो 15 मिनट उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिल्कुल। इस वजह से रिवीजन काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए बच्चों को मेरे हिसाब से। बहुत से बच्चे होते हैं शुरुआत में पढ़ते हैं, जी लास्ट में उनका मोटिवेट डाउन हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, मोटिवेशन लास्ट में और शुरुआत की बात रही, वो भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है कि बंदा जब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर चाहे वो लास्ट समय हो या फिर शुरुआत का समय हो, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पढ़ाई है आपकी तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा लेट मत शुरू कीजिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि 12th इतनी इजी भी नहीं है कि आप लास्ट में 1 महीना कर दें। 10th में तो फिर भी ठीक है, हो जाता है, बट हाँ इसको करेक्ट समय पे शुरू करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप स्टडी में तो अच्छे हो ही, टॉपर हो, इसके अलावा और क्या चीज़ आपको पसंद जी है? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट मेरा क्रिकेट। फेवरेट गेम है। हाँ बिल्कुल। और सिंगिंग में मुझे काफ़ी शौक है। सिंगिंग में जी। और मूवी वगैरह देखना? मूवी वगैरह में आपको सही बताऊं तो मूवी वगैरह में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट हाँ 1-2 फेवरेट मूवी हैं वो देखता हूँ। आप शायरी वगैरह भी कर लेते हो? शायरी वगैरह हाँ ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो कर लेता हूँ। आपने केमिस्ट्री के ऊपर और किसी पे भी जी जी केमिस्ट्री कोई सुनाओ, एक बनाई हो तो? जी बिल्कुल सुना सकता हूँ आपको। हाँ सुनाओ। शायरी यही है कि केमिस्ट्री एक एहसासों की पाबंद सी कहानी है, मोहब्बत बाद में करना अभी पीरियोडिक टेबल बनानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो H2 है, जो ना समझे तो पानी है। बिल्कुल। और यही बस भाई इतनी है। बहुत बढ़िया आपने शायरी बनाई है। अच्छा ये चीज़ बताओ, आप टॉपर हो, जी ठीक है, कभी किसी लड़की ने तो प्रपोज किया ही होगा? जी भाई मैं ये ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी, नहीं, इट्स फिर अ भी- नहीं, प्राइवेसी। नेम नहीं लेना उस पे। नहीं भाई ऐसा किसी ने नहीं किया है और नहीं ऐसा किया। हिम्मत भी नहीं पड़ती किसी की। और आपके लॉन्ग टर्म में कोर्स में कोई क्या क्या चेंजमेंट हैं अलग ऑल चेंजमेंट क्या, स्टूडेंट से? हाँ वो यही है कि मतलब खुद पे और ज़्यादा खुद पे ज़्यादा वर्क करना और अलग अलग स्किल्स। आज के टाइम पे तो बंदे के पास जितनी स्किल होती हैं वो उस फील्ड में उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो यही है कि अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप करना, बिल्कुल। वही मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। एक सब बच्चों का क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर बच्चों का, कि बोर्ड में एग्जाम से पहले कब तक सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए था? हाँ सिलेबस की देखिए काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। सिलेबस आपको मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो सिलेबस था मैं आपको ठीक बताऊं तो मेरा सिलेबस नवंबर मिड में हो गया था, बिना विदाउट कोचिंग मैंने खुद से किया था, नवंबर मिड में हो गया था। उसके बाद फिर आपका जो भी टाइम है वो आप मॉक्स में दे सकते हैं, आप बहुत से PYQ क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो सिलेबस को मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए, और जल्दी इतना भी नहीं फिर कतई समझ में ना आए, अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए कि हाँ ठीक है समझ में भी आना चाहिए और थोड़ा हाँ थोड़ा जल्दी भी करना चाहिए। आपने बताया मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मॉक टेस्ट ये होता है कि आपको अपनी एबिलिटी पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 5 बच्चे हैं तो पांचों को बिल्कुल सेम पढ़ाया गया है, लेकिन उन्हें ये कब पता चलेगा कि मुझे ज़्यादा आता है और सामने वाले को कम आता है, ये आप एनालाइज कर सकते हैं मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट एक अच्छा तरीका है जिससे आप खुद की एबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नोट्स आप जो बनाते हो वो शॉर्टकट में बनाते हो या मतलब फुल डिटेल्स में? नहीं देखिए, पहले जब आप शुरुआत में नोट्स बनाते हैं तो बिल्कुल डिटेल बनाते हैं,
उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के पर्पस के लिए आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है इस टॉपिक के बारे में, अच्छे से पता होता है। फिर रिवीजन में आपको क्या होता है, बस थोड़ा सा देखना होता है। बिल्कुल। तो फिर वो उसमें शॉर्ट नोट मतलब करते हैं। बट शुरुआत में आपको कोई भी स्ट्रीम अगर आपके पास हो तो उसमें आपको लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए। आपके हिसाब से एक सब्जेक्ट को लगभग कितना टाइम देना चाहिए एक स्टूडेंट को? देखिए, ये ऐसे हम किसी सब्जेक्ट को बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे मैथ्स है आपका, पीसीएम पूरा ये मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि मैथ्स में सभी को पता है प्रैक्टिस मांगता है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी पर्सन को अगर अच्छी परसेंटेज गेन करनी है तो उसको कम से कम मैथ्स में एक डेढ़ घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, इतना अगर किया तभी रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है मैथ्स में 15 दिन लास्ट में पढ़ लिया तो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत से बच्चों का न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं बहुत से जी बच्चों का। हाँ, ये न्यूमेरिकल बहुत लगाते, वो प्रैक्टिस भी करते हैं फिर भी न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल की यही दिक्कत होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका होता है क्या, कि जैसे आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उस न्यूमेरिकल को आप, ये तो पता ही होता है कि इसमें पूछ क्या रहा है, और आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आपके सामने आया तो आप ये भी पता कर सकते हैं किस चैप्टर से है। तो पहले तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जब आप गिवन वगैरह लिखते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें हाँ निकालना क्या है। तो न्यूमेरिकल की जो एबिलिटी होती है वो आप 2 चीज़ों से कर सकते हैं। पहला, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आज के टाइम पे सीबीएसई में आते हैं डायरेक्ट नहीं आते हैं, आपको भी पता होगा, थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, उसमें कंसेप्ट होता है। तो उसमें पहला आपका कंसेप्ट होना चाहिए, प्लस फिर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं होती है। एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं या थ्योरी? देखिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल का रेशियो होता है लगभग सेम होता है। ज़्यादा आने का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं टफ ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बच्चों को ये लगता है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। बाकी इनका जो वेटेज है वो अप्रॉक्स सेम होता है। सेम होता है ना, बट इनकी लेवल अच्छा होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती है, 4-4 5-5 पेज की, उसे आप कैसे कवर करते थे? जी, डेरिवेशन कोई रटने वाली चीज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, डेरिवेशन को आप जितना ज़्यादा रटेंगे, या एक डेरिवेशन तो होती नहीं है, हर एक चैप्टर में मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 डेरिवेशन होती हैं। मान लीजिए अगर आप एक चैप्टर की भी रट लेते हैं, इन केस ऐसा हो भी नहीं सकता है, तो फिर आगे बाकी चैप्टर उनकी नहीं रट पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग, और फिर फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई भी पीसीएम में ऐसा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है जिससे आप रट के पास कर सकते हैं, वो भी सीबीएसई लेवल पे, है ना। तो उसको आपको डेरिवेशन को पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उसका लिखने का फॉर्मेट होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर डेरिवेशन इतनी टफ नहीं होती है। स्कूल में टॉपर स्टूडेंट में आप आते होंगे? जी जी, बिल्कुल आते होंगे। कभी टीचर ने, जैसे कोई स्कूल में टीचर नहीं आया हो, आपको बुलाया हो जी, आपने स्टूडेंट को कैसे गाइड किया हो? जी हाँ, ऐसा मौका मिलता जरूर जी होगा। बिल्कुल मिला है, और मैंने कहीं ना कहीं कोशिश भी की है। जैसे क्लास में जैसे कभी टीचर एब्सेंट थे तो स्टूडेंट, मतलब और भी टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा आप खड़े हो जाइए और थोड़ा बच्चों को मतलब पढ़ा दीजिए का इन सेंस कि हाँ जो भी आपको मतलब आपको सिलेबस में पता है वो आप बता दीजिए। हाँ, तो वो मेरा टीचिंग में भी काफ़ी एक अच्छा मतलब इंटरेस्ट है। जी हाँ, क्योंकि मेरे फादर ही टीचर हैं, तो ये एक जेनरिकली मान लीजिए आप। बिल्कुल। कभी एग्जाम के लिए रट्टा मारा है? जी, रट्टा देखिए, अगर एक चीज़ आपकी हर एक कंसेप्ट को आप रट्टा करके भी नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल। और हर एक कंसेप्ट को आप जब आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, आपको रटना पड़ता है। तो थ्योरी जैसे कुछ चीज़ों में ऐसी होती है, जैसे एक चैप्टर होता है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वगैरह, तो इसमें आप पहले तो आपको समझना पड़ेगा, फिर रट्टा, और रट्टा जब भी काम आता है जब पहले आप उसको समझ लो। तो रट्टा भी कभी कभार मारना पड़ता है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। फ्री टाइम में आप क्या करते हो, क्या चीज़ करना पसंद करते हो फ्री टाइम में? जी, फ्री टाइम में तो बस मैं दोस्तों के साथ बातचीत करना और फ़ोन वगैरह थोड़ा चलाता हूँ। चलाते हो? जी। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हो? सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम चलाते हो? जी बिल्कुल चलाता हूँ। यूट्यूब भी चलाता हूँ। ट्विटर नहीं चलाता हूँ सर। इंस्टाग्राम तो चलाते हो? जी, फेसबुक नहीं चलाता हूँ। बहुत से टॉपर होते, वो कहते हैं कि टॉपर्स तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, ये आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी देखिए, ज़्यादातर टॉपर से यही सुना कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे जितने लोग नहीं हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो सभी टॉपर हैं? नहीं है। और जितने टॉपर हैं वो सभी इंस्टाग्राम पे हैं, ये भी नहीं कह सकता हूँ। तो ये हर एक पर्सन की अलग एबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए मैं फ्री टाइम पे इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो और कोई जो पर्सन है वो कुछ और करता होगा, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हाँ अगर आप टॉपर हैं तो इंस्टाग्राम से कतई दूर रखें।
और आने वाले बच्चों को भी यही मैसेज है कि वो ये ना समझें कि मैं अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा, बिल्कुल। और अगर चलाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ये आप पे डिपेंड करता है। पूरे दिन तो इंस्टाग्राम आप नहीं चलाते हैं, मान लीजिए 1 घंटा चला भी लिया तो बाकी जो 23 घंटे बचे हैं उनमें पढ़िए आप। बिल्कुल तो वो 23 घंटे आपको टॉपर बनाएंगे ना, 1 घंटा आपको वो खराब थोड़ा ना बनाएगा। बिल्कुल, सबसे बढ़िया स्क्रीन टाइम लगा लो अपना। हाँ 1 घंटा में जी जी, इंस्टाग्राम चलाना, स्क्रीन वो टाइम पूरा टाइम भाई नोट करके ही चलना चाहिए मेरे बिल्कुल, अकॉर्डिंग, कि according। किस समय आपको क्या करना चाहिए, तभी फिर आपको थोड़ा फ़ायदा होता है। स्कूल में आपकी अटेंडेंस कितने % रहती है? स्कूल में तो मैं सही बताऊं तो स्कूल में कभी बहुत ही ऐसा रेयर केस हुआ हो कि जिस दिन मैंने ये कहा हो कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल में तो मैं रोज़ जाना पसंद करता हूँ, दोस्तों की वजह से मान लीजिए और भी चीज़ों की वजह से मान लीजिए आप। बिल्कुल जी स्कूल से रिजल्ट पे कुछ प्रभाव आता है? जी हाँ, स्कूल से बिल्कुल प्रभाव आता है। अगर आप अच्छे एक स्कूल में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, एक हर एक स्टूडेंट बिल्कुल एक कोरा पन्ना आप मान लीजिए, उसको जो भी निखारता है तो वो स्कूल या टीचर होते हैं वही निखारते हैं। बिल्कुल। तो स्कूल का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, अच्छा स्कूल होता है तो फिर आपको मदद मिलती है उससे। कभी किसी बहाने से स्कूल में बंक मारा? जी, बंक तो आज तक नहीं मारा टॉपर्स? मैं भाई, इतना मतलब आप मान सकते हैं मैं काफ़ी सीधा ही बच्चा हूँ, इस वजह से बंक वगैरह तो कभी सोचा भी नहीं मैंने। नहीं, फिर भी नहीं, ऐसा कभी तो नहीं करा। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर भी आपसे बहुत रहते होंगे। हाँ, वो तो अच्छे से जानते हैं। अगर कुछ बात होती होगी, अगर किसी टीचर को डिसाइड करना हो तो प्रिंसिपल डायरेक्टर सर आपको ही बुलाते होंगे। हाँ, ये तो खैर इंचार्ज में उनका काम होता है कि मतलब जो टीचर आया है, मान लीजिए नया टीचर आया डेमो का, तो फिर मतलब हम लोग से भी पूछते हैं और बाकी क्लास के और भी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि वो टीचर मुझे अकेले को तो पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा तो सबको ही, तो इस वजह से सबकी सहमति लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप और पढ़ाई पॉसिबल है? मैंने तो भाई केवल पढ़ाई की है, रिलेशनशिप मेरे जीवन में था भी नहीं और होपफुली अभी आएगा भी नहीं कुछ सालों तक। तो अभी जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया उसके बारे में बता भी नहीं सकते हैं। प्यार और दोस्ती में आप किस साइड रहोगे? जी बिल्कुल, दोस्ती की तरफ। प्यार के साइड? प्यार है ही नहीं तो फिर उसकी तरफ साइड भी क्या रहना। अच्छा, आपके इट्स अ लिए। टेम्परेरी थिंग बट दोस्ती इज़ अ परमानेंट। बिल्कुल। जी आपके लिए लॉयल्टी का मतलब क्या है? जी, लॉयल्टी का मतलब मेरे लिए ये लॉयल्टी केवल रिलेशनशिप में नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल लॉयल्टी सही। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई के लिए पढ़ाई भी के होती लिए है। भी होती लॉयल्टी हर एक उस चीज़ के लिए होती है जिस चीज़ से आप कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, और वो प्यार केवल ज़रूरी नहीं किसी एक अदर जेंडर से करें आप। वो चीज़ आपकी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पसंद करते हैं, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है। फैमिली हो सकती और लॉयल्टी का नाम आपको पता ही होना चाहिए, एक आरसीबी फैन बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। तो ऐसी लॉयल्टी होती है जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, फिर आप लॉयल आपका रहना बनता है उस चीज़ में। आप आरसीबी के फैन हो? आरसीबी का फ़ैन नहीं हूँ, सॉरी। सर मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव का फ़ैन हूँ मैं। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छे। अगर आपको 1 साल के लिए फ्री कर दिया जाए घर जी। से, आप क्या काम करना चाहोगे? जी, अगर मुझे घर से फ्री कर दिया जाए 1 साल के लिए? जी हाँ, तो फिर मैं सबसे देखिए, फ्री कर दिया जाएगा तो ऐसा कोई लोड भी नहीं होगा, तो फिर मैं उसमें नई नई स्किल्स जनरेट करना चाहूँगा। जैसे कोई ऐसा कुछ ये भी नहीं होगा कि अब ये करना वो करना, फिर मैं जो भी चीज़ें हैं ना एंजॉय करना चाहूँगा, कहीं घूमना चाहूँगा, या फिर मैं क्रिकेट वगैरह खेलना चाहूँगा, जो कि अभी मैंने 12th में भाई नहीं खेला है उतना। तो ऐसी चीज़ों को एंजॉय करना चाहूँगा और बाहर ज़्यादा विजिट करना चाहूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे मैनेज करते थे? बहुत हाँ। बच्चों का गुस्सा रहता है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती मुझे, याद नहीं होती हाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने कैसे मैनेज किया ऑर्गेनिक जी, केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खैर मेरे 100 ही आपको पता होगा। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए या अदर भी मान लीजिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जैसा मैथ होता है। तो मैथ्स में आप कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या मांगती है कि आपने मान लीजिए अभी रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है, NaOH प्लस NaCl डाला, कुछ बन गया, एसिड और बेस डाला, सॉल्ट बन गया, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। तो आपको ये चीज़ आपको फ़ायदा कब करेगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप उसमें मैथ्स जैसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी। और वही प्रैक्टिस मैंने की है, रजिस्टर वगैरह भरे हैं, तो उस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी। आपके अकॉर्डिंग, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं इसमें, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से बेस्ट क्या रहता है सबसे? मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन बेस्ट है जी। ऑफलाइन से? जी अगर बच्चा कोई पढ़ नहीं पाता, बहुत से बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास ऑफलाइन में भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। कभी किसी टीचर ने ऐसा बोला हो जो बात दिल पे लग गई हो? जी, टीचर छू ने गई हो बिल्कुल। जी बिल्कुल बोला था, वो मुझे याद भी है। हाँ। बस मैं टीचर का नाम नहीं लेना नहीं, चाहता बिल्कुल हूँ। नहीं। हाँ, तो टीचर ने बोला भी था कि एक टीचर था
थे, सॉरी, तो उन्होंने ही बोला था कि ईदा जैसे बच्चे थे तो उन्होंने सबके सामने बोला था ये क्लास का सबसे वीक बच्चा है। और ये अपने आप में थोड़ा बहुत बुरा लगता है, मान लीजिए आप ही हों और आपको एक भीड़ में आपको पॉइंट आउट करके कहा जाए ये क्लास का वीक बच्चा है, तो बुरा लगता है। और फिर टीचर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये गारंटी ली थी कि 80% से ऊपर ला ही नहीं पाएगा। तो फिर ये अपने आप में बुरा लगता है कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया और ये लोग इतनी गारंटी ले रहे कहीं सच में ना मेरी इतनी परसेंट रह जाए। तो जब ये चीज़ें लगती हैं तो फिर लगता है कि जब ये लोग कह ही रहे हैं तो फिर कुछ करना भी चाहिए। तो फिर ये चीज़ें लगी तो फिर मैंने प्रैक्टिस उसमें और ज़्यादा मदद की। नहीं, आपने ये क्वेश्चन कहा कि टीचर ने कहा कि ये बहुत वीक बच्चा है, तो ये 10th से पहले की बात है या 10th के बाद की ये बात? 10th से पहले की बात थी। उस वजह से मेरा 10th का रिजल्ट अच्छा आया। अच्छा जब 10th का रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद जब 11th और 12th में आए तो एक टीचर थे, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, ऐसे बहुत वो है ईगो वगैरह ऐसी चीज़ें। अच्छा, मतलब उन्होंने ये सोच के कहा कि आपकी 96% आ गई, स्कूल टॉपर रहे आप, डिस्ट्रिक्ट में भी 4th रैंक थी आपकी या 2nd रैंक हो, जो भी, वो पता नहीं मुझे उस टाइम की, तो उस हिसाब से उन्होंने देख के कहा कि ये बच्चा कुछ जीवन में कर नहीं पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग देखिए क्या है कि जैसे कोई पर्सन अगर थोड़ी अच्छी परसेंटेज लाता है फिर किसी भी फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं उसकी एक ऐसी कमी को ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो ये कह पाएं कि हाँ देखो इसमें घमंड आ गया है। कमी निकालना उनका मेन मोटिव होता है, पर्सनैलिटी को गिराना। जी, पर्सनैलिटी को गिराना और फिर इसमें बहुत सी मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, तो वही उनका मोटिव था। तो फिर बुरा भी लगता है कि बताइए मैं क्या कर रहा हूँ और ये लोग इसको ईगो में ले रहे हैं, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट मैंने कहा देखते हैं भाई रिजल्ट में और क्या। और मैं अपनी भी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, जब कोई एक इंसान मेहनत करता है और वो सफल हो जाता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता, तो ईगो उसमें ऑटोमेटिक थोड़ा चेंजमेंट होते हैं कुछ। ये नहीं, अगर इस जगह पे आप होगे तो आप में भी चेंजमेंट आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ में चेंजमेंट आए या आप में चेंजमेंट, इस जगह पर आप भी होगे तो आप में भी थोड़े बहुत चेंजमेंट आते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। जी बिल्कुल, ये तो होता ही है। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करें बिल्कुल, तो फिर अगर उसका आपको फल मिल गया तो फिर ये ईगो नहीं रहा। ये आपको ये पता होना चाहिए अगर ये मुझे सफलता मिली है, ये मिली है मुझे अपने हार्ड वर्क से। बिल्कुल, 2 दिन आप हार्ड वर्क छोड़िए, देख लीजिएगा आप जमीन पे आ जाएंगे। बिल्कुल आ तो इस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ईगो आ गया। लेकिन जब लोगों को मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी होती है तो उन्हें एक पास बहाना चाहिए होता है। तो उस पर फिर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ऐसे कितने लोगों पर आप ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड फैमिली के अलावा आपको किस किसने और सपोर्ट किया हो? जी, मेरे चाचा ने बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया और वो इस चीज़ को कहते ही हैं कि अच्छी परसेंटेज लानी है और नाम रोशन करना है। तो ये चीज़ जब आपसे कोई कहता है और आपसे जब कोई उम्मीद एक्सपेक्टेशन लगाता है तो फिर आपका भी ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हाँ इस उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। तो वो मेरे चाचा ने ही किया है। रिजल्ट से लेके किसी ने आप पे प्रेशर डाला पढ़ाई से? जी, पढ़ाई का प्रेशर मैं आपको सही बताऊं, मेरे घर में मैं जब से मैंने थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, मेरे फादर ने ये कभी नहीं कहा कि बेटा पढ़ लो जाके, क्योंकि उन्हें मुझ पे पूरा विश्वास था और उन्होंने मुझ पे पढ़ाई का कभी प्रेशर नहीं बनाया है। मान लीजिए अगर मैंने बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा और घर वालों ने भी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा मार्क्स क्यों नहीं आई। उन्होंने मुझको यही समझाया कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं आई तो कोई नहीं, अभी बहुत से चांस हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। मेहनत कहीं नहीं गिर जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो मेहनत अगर आपने करी होगी तो एक टेस्ट में नहीं अगले में मार्क्स आएंगे। तो बिलीव आपको अपनी मेहनत पे होना चाहिए और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रेशर लेके नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को प्रेशर देना चाहिए पढ़ाई? नहीं देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे की, हर एक पर्सन की एबिलिटी अलग होती है। जैसे कि किसी बच्चे को, जैसे विराट कोहली मान लीजिए, आज एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है हमारे सामने। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि आप जेई का एग्जाम निकालें, शायद वो नहीं निकाल सकते हैं। और एक जेई एस्पिरेंट से मैं ये कहूँ कि आप इंटरनेशनल मैच खेलिए और आप डेल स्टेन और फास्ट बॉलर को फेस कीजिए, शायद वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं, खूबी हैं, वो अलग अलग हैं और वो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। तो ऐसे आप किसी भी पेरेंट्स को ऐसे बच्चे को ऐसे दबाव में नहीं लाना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे की खूबी पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे का हुनर और इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ में उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कछुआ और खरगोश है, अब मैं दोनों से कहूँ कि आप भाग के दिखाइए तो जीतेगा तो भाई खरगोश ही, क्योंकि उसके पास इस चीज़ की एबिलिटी है। तो ये फील्ड के अकॉर्डिंग वर्क करता है और पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि बच्चे की खूबी जानिए फिर उसको उस फील्ड में उतारिए। बहुत से पेरेंट्स फोर्स करते हैं पढ़ाई के लिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए फोर्स करेंगे फिर ये जो भी सोसाइटी के जो भी बहुत ही ऑन कैमरा कहना नहीं चाहिए, बट ये भी जो भी रेट आते हैं ये किस वजह से आते हैं। बच्चा डिप्रेशन में जाता है क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता है
फिर उसे ये लगता है कि अब कुछ गलत कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल। जो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं उठाना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेरेंट्स के प्रेशर से ही होता है। प्रेशर तो ये से- प्रेशर नहीं देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और पेरेंट्स से प्रेशर से ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर रहता हाँ, है। सोसाइटी का तो बिल्कुल ही होता है। जैसे कभी भी रिजल्ट आता है तो सोसाइटी को, भले ही आपको वो नहीं जानते हैं, बट उन्हें एक अंदर से क्यूरियोसिटी और वो होती है एक्साइटमेंट कि भाई इसके परसेंटेज कितने बने हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं ये प्रेशर में तब्दील होती है, तो फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप इस सफलता का महत्व है, आज आप इतने सफल हो और अच्छा रिजल्ट आया आपका, तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, जो भी आपने किया उसके लिए थैंक यू। और अभी तो बस ये एक शुरुआत है, आगे पेरेंट्स की जो दुआ है, फ्रेंड्स वगैरह का साथ है, तो आगे देखते हैं जीवन में आगे क्या होता है। हाँ, तो वही बात होगी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पिक्चर अभी बाकी है, जहाँ बिल्कुल। तक भगवान की दुआ है बस। बिल्कुल भगवान की दुआ होगी। और आप नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ा कीजिए, नेक्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर नेक्स्ट ईयर जी कीजिए। अभी तो बस। और संघर्ष बहुत बड़ा जीवन का महत्व होता जी, है, बिल्कुल। संघर्ष हर आदमी को करना चाहिए। देखिए कोई भी एक अगर लोहा, एक अगर कोयला भी अगर एक डायमंड बनता है तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष करके ही बनता है। बिना संघर्ष आप कितना भी बड़ा आदमी उठा लीजिए, आप एक नाम लीजिए जो बिना संघर्ष के बना हो। विराट कोहली से लेके सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं या फिर अपनी फील्ड के बड़े जो भी रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, और संघर्ष करके ही कोई आदमी सफल बनता है। हाँ। जी। अब मैसेज आप लास्ट मोमेंट में क्या देना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर टॉपर के लिए? जी नेक्स्ट ईयर टॉपर को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पे आपको विश्वास होना चाहिए, और अपने टीचर पे विश्वास कीजिए, और जितना भी आपको समय मिले उस समय पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई को ऐसा डर की वजह से नहीं करना चाहिए कि अरे यार इतना पढ़ पाए, इतना नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, और अच्छे से अच्छी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी चाहिए। बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस शो की? जी, ये मैं आपको बता दूं, ये हिमांशु यादव, ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। तो आप इनके चैनल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा विजिट करें और इनके चैनल को काफ़ी प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबने आज हमारे साथ टॉपर बैठे थे, आप सबने ये पॉडकास्ट देखा ही होगा पूरा, और नहीं देखा है तो पूरा देखिए, ये लास्ट मोमेंट है इसको। और ऐसे ही टॉपर के साथ हम और आगे भी पॉडकास्ट लेके आएंगे। टॉपर पॉडकास्ट होगा अभी 10 दिन कम से कम, पॉडकास्ट टॉपर चलेगा मेरा, उसके बाद मैं सेलिब्रिटी को बुलाऊंगा। तो ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट, कॉमेडी पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, क्रिकेटर फैंस पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।